तो देखिए पिछली बार अपन ने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, आर्क वोल्टेज के बारे में देखा था, ठीक है, और रिकवरी वोल्टेज के बारे में देखा था। अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं अपन वो देखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ देखेंगे जैसा पिछला वीडियो था, ठीक है। तो देखो वापस से अपन ने अपना सिस्टम बना लिया है। सिस्टम में अपने इधर से जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, वहाँ से वोल्टेज आ रहा है अपने पास। अपन को पता है अपनी लाइन वो ट्रांसफार्मर वगैरह मशीन वगैरह जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इंडक्टेंस आ जाती है लाइन के अंदर, ठीक है, और एक कैपेसिटेंस होती है इस सर्किट ब्रेकर की बुशिंग के कारण, ठीक है, और ये इधर अपना लोड है। रेजिस्टेंस होता है लाइन में, लेकिन अपन उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं ज़्यादातर कंडीशन में। हालांकि एंड में जाके एक रेजिस्टेंस का भी रोल आएगा, तो उसको अपन बाद में वो कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अपने सिस्टम के बारे में जैसे कि अपन को पहले भी बताया था, तो मैंने आपको फिर से बता दिया। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वापस से मैं आपको पूरी की पूरी फील दिलाऊंगा, ठीक है, तभी मजे आएंगे इसको करने में, ठीक है। अभी देखो वापस अपन ने बना लिया अपना सिस्टम ऐसा ऐसा, और भैया लोड साइड में अपना एक फॉल्ट आ गया है, ठीक है ना। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये फॉल्ट क्या करता है, इस शॉर्ट सर्किट को क्या कर देता है, सॉरी इस कैपेसिटर को कर देता है शॉर्ट सर्किट, है ना। तो अपन इस लोड को डेड लोड कंसिडर करते हैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो। तो भैया जैसे कि अपनी किताबों बुक्स में अपन ने पढ़ा इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देता है, तो अपन सीधे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ही बना लेते हैं ना भाई। ये देखो ये बना लिया अपन ने शॉर्ट सर्किट। इस फॉल्ट ने क्या करा, इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। अब जो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी बताऊंगा करंट फ्लो कैसे कर रहा है फॉल्ट आने के बाद भी, ठीक है ना। तो इस करंट को सिर्फ जो ओपोज कर रहा है वो कौन कर रहा है अभी, इंडक्टर, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखो जो इंडक्टेंस है लाइन की एल है, ठीक है ना, उसके लिए यह बात है रखना, जैसे आपसे पूछ ले तो इसको पढ़ते हैं अपन इंडक्टेंस पर फेज ऑफ द सिस्टम अप टू द फॉल्ट पॉइंट, ठीक है। आजकल जो कंपटीशन के एग्जाम है ना भैया, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए एक एक बात लिखी हुई है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ द सिस्टम अप टू द फॉल्ट पॉइंट, और इसको अपन नेग्लेक्ट करते हैं। और कैपेसिटेंस किसकी वजह से, सर्किट ब्रेकर की जो पोरेसिलिन बुशिंग है उसकी वजह से, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फॉल्ट आया, ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर ओपन होंगे, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो एयर है वो आयोनाइज कर जाएगी बीच में और एक आर्क बन जाएगी। और ये आर्क अब एक पाथ देगी किसको, फॉल्ट करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। और जैसे कि पहले बता दिया था, ये फॉल्ट क्या करेगा, इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देगा। और अभी इस फॉल्ट करंट को रोकने के लिए या इस पर लिमिट लगाने के लिए सिर्फ कौन है, इंडक्टर है, ठीक है ना। तो यही चीज सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, ठीक है ना। अब देखो अपन जानते हैं इंडक्टर का क्या रोल होता है, ठीक है। इंडक्टर का ये रोल ये होता है कि वो करंट को अपने थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसको ये क्या करता है, ओपोज करता है, ठीक है। ओपोज करता है मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि मैं उसको डिक्रीज करूं। और अगर करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं उसको इंक्रीज करूं। तो इस केस में जो फॉल्ट करंट है वो काफ़ी हैवी है, वो बहुत तेजी से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंडक्टर कहेगा भैया हम तुमको करेंगे ओपोज। और वो ओपोज कैसे करता है, ओपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज लगा लेता है अपने थ्रू, ठीक है ना। ओपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे समझो, बैक ईएमएफ की तरह काम करता है। जैसे डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ओपोज करती है करंट को, और वो वोल्टेज निकालना बहुत ही आसान है एल डी आई बाई डी टी इंडक्टर के केस में, ठीक है। तो ओपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज लगाता है और वो क्या करता है, करंट को ओपोज करता है अपने थ्रू फ्लो होने के लिए, मतलब उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। और जब करंट इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है ना, तो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। करंट जितना पास होगा उतनी एनर्जी ये स्टोर करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया, करंट इधर से फ्लो कर रहा था, उसने कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जैसे कि बताया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी मेरे हिसाब से आपको क्लियर थी। और जब क्योंकि अपन को पता है इंडक्टर है, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज को कितना, 90 डिग्री से, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को मैं आपको वैसे ही समझा सकता हूँ। लैग कर रहा है मतलब पिछड़ गया है उससे 90 डिग्री या कम हो गया है, ठीक है ना। जितना होना चाहिए था उतना नहीं होकर लैग कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो वोल्ट इंडक्टर था ना, जब तक आर्क थी और करंट फ्लो कर रहा था, तो ये इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा था, तो जितना भी जनरेटेड वोल्टेज है ना वो सारा इसके अक्रॉस आ गया, इंडक्टर के अक्रॉस। मतलब इंडक्टर कितना चार्ज हो गया होगा, जितना जनरेटर का मैक्सिमम वोल्टेज है वीएम कैपेसिटी तक ये चार्ज हो सकता है, और उतनी इसने क्या कर ली, एनर्जी स्टोर कर ली, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो एंटायर जनरेटिंग वोल्टेज था ना, मैक्सिमम वैल्यू वो आ गई है इस इंडक्टर के अलोंग, ठीक है। अब देखो अभी भी आर्क थी, ठीक है ना, और ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया था, लेकिन क्योंकि अपन डील कर रहे हैं भैया एसी के साथ,
तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे एक नेचुरल जीरो आएगा और ये आर्क एक्सटिंग्विश होगी एक पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, व्हेन द कॉन्टेक्ट आर ओपन एंड द आर्क फाइनली एक्सटिंग्विश एट सम करंट जीरो, क्योंकि अपन एसी से डील कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो ऐसा आना ही आना है जहाँ पर ये जो आर्क का करंट है वो जीरो होगा। तो तब देखो क्या होगा, अब देखो फिर से अपन देखते हैं भैया, ये जो रास्ता है ये खुल गया, ये जो फॉल्ट ने शॉर्ट सर्किट किया था। अब करंट क्या करेगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे रास्ता नहीं है तो करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर इंडक्टर की जीत आ जाती है कि वो चेंज इन करंट को तो भैया ओपोज करेगा ही करेगा, और जनरेटेड वोल्टेज सारा लेके बैठा है, एनर्जी लेके बैठा है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो अब की बार उसने कहा भैया करंट हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, अब की बार हम तुम्हें मतलब साथ देंगे और तुम्हें इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे। तो उसी चक्कर में क्या हुआ, करंट को उसने एक अलग रास्ते से फ्लो करवा दिया, किसके, कैपेसिटर के थ्रू। अगर अब आप इस सर्किट को देख रहे हो ना, तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में आ चुके हैं और एक ऑसिलेटरी सर्किट बनाएंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे ऑसिलेटेड सर्किट। उससे पहले ये सारी चीज़ें देख लो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सडनली अप्लाई टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, ये दोनों जनरेटेड वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में आ गया और सारा वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है। करंट इज डाइवर्टेड थ्रू द कैपेसिटेंस सी, ठीक है, ये भी बता दिया। अब देखो आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है। अब करंट देखो इस कैपेसिटर से होकर फ्लो करेगा, तो एक कहानी है यहाँ पे देखो, फिर से देखो, करंट मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर से थ्रू फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है मतलब कौन फ्लो रहा है, चार्ज फ्लो रहा है। तो चार्ज जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा, ठीक है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल्स टू सी वी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। वैसे तो ये c तो क्या है, कांस्टेंट आता है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद। तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, कैपेसिटर के अलोंग मैं बोल सकता हूँ जितना ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो रहा है ना उतना ज़्यादा ये वोल्टेज बिल्ड कर रहा है अपने अलोंग। तो यहाँ पे जो है ना ये हाईली एकदम डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो सारा का सारा वोल्टेज, ठीक है, सारा अपीयर कहाँ हो जाता है, यहाँ, क्योंकि सारा चार्ज एक बार के लिए कहाँ जमा होगा, यहाँ पे। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे एनर्जी आई है। अब देखो कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या फिर अपन जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो मतलब जितना भी जनरेटेड वोल्टेज है ना एक बार के लिए अपना कहाँ पे आ चुका है, इस कैपेसिटर के अलोंग, और कैपेसिटर के अलोंग अपने वोल्टेज को क्या ले लिया, वीसी, ठीक है ना। अब देखो मैं ये बोलता हूँ ये जो प्रोसेस है ये रुकने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज करेगा और इसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अब वापस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ऑसिलेशन है, ठीक है ना, एनर्जी का, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। डाई आउट होगा, ये अपन एंड में देखेंगे कि वो डाई आउट कैसे होता है, क्योंकि अपन को पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो चीज़ अपन लास्ट में देखेंगे, वो अपना कंसर्न नहीं है। अपना कंसर्न है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालना। तो आपने एक बार देख लिया कि ये दोनों जब एनर्जी से कैच कैच खेल रहे थे, तो जो पहला इंस्टेंट आया था, जो जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी थी वो सारी आ गई इसके पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसने एनर्जी स्टोर कर ली और इसके पास वो जो वोल्टेज आया वो वीसी आ गया। और मैं सिंपल सा बोलता हूँ ये एलसी सीरीज ऑसिलेटरी सर्किट बना रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब जो ये एनर्जी से कैच कैच खेल रहे थे ना, तो वो किस फ्रिक्वेंसी पे खेल रहे थे, अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे, जिसको अपन बोलते हैं एफ एन इक्वल्स टू 1/2π√LC, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल हार्मोनिक की जो इक्वेशन होती है ना, तो 11th क्लास में पढ़ेगी, उससे कंपेयर करने के बाद ये आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन अपन को करने की जरूरत नहीं है, वो देखने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे ये चीज़ देख लो, जो ये कैच कैच खेल रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी है 1/2π√LC, मतलब जो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है ना वो इस फ्रीक्वेंसी हो रहा। और ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, आपसे कोई पूछे तो भैया साफ यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है एल और सी पे। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक जा सकती है, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का अपन एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। अपन ने बोला ये वोल्टेज है, ये कैपेसिटर के अलोंग आ गया पहली ही बार में, ठीक है ना, जब एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा। तो मैं अगर ये देखो ये वोल्टेज कैपेसिटर के अलोंग आया, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, तो मैं इस वाले जो पॉइंट है इसको खींच के यहाँ पे ले लूँ और इस वाले पॉइंट को खींच के यहाँ पे ले लूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो वोल्टेज कैपेसिटर के अलोंग आया है वो एक्चुअली जो अपने सर्किट ब्रेकर है उनके कॉन्टैक्ट के अलोंग आया है, ठीक है ना। अब देखो कॉन्टैक्ट के अलोंग वेरी हाई वोल्टेज आ चुका है, ट्रांजिएंट वोल्टेज, और उसके लिए इस गैप को स्पार्क करना बहुत ही छोटी बात है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्ट्राइक द आर्क इन द गैप। इस गैप में जो आर्क बनेगी उसको वापस से रीस्ट्राइक करने का काम कौन करता है, ये वोल्टेज जो कैपेसिटर के अलोंग आया था एक्चुअल में, लेकिन अपन उसको सर्किट ब्रेकर के अलोंग बोलते हैं। अपने बुक्स में आपने ये जो लाइन है ये देखी होगी, ठीक है। तो वो इसलिए बोला जाता है, और यही वोल्टेज कौन सा है, अपना
रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और इसी का ही अपन डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको फील दिलाने के लिए दिलाया था, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने लिख रखी है, आप इसको पढ़ लेना, इसका कोई नहीं है। अब देखो अपन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का डेरिवेशन करते हैं। ये वोल्टेज एक्चुअली इन सर्किट ब्रेकर के अलॉन्ग था, तो देखो पोलैरिटी मार्क कर ली मैंने माइनस से प्लस, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो अपने पास निकल के आएगा डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो, मतलब V माइनस वी एल माइनस वी सी इक्वल्स टू जीरो। देखो यहाँ से जो करंट आया है वो पॉजिटिव टर्मिनल में, तो ये जो V है वो पॉजिटिव। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो V ले रहा हूँ ना, मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ VM, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको उसको मान के चलना है, ठीक है। फिर ये इससे निकला तो ये माइनस VL, क्योंकि जो लीविंग टर्मिनल है वो माइनस है, और फिर यहाँ से लीविंग टर्मिनल माइनस है, तो माइनस VC, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। हालांकि ये चीज़ आपको पता होगी, इसलिए मैं इस पर देता ना ध्यान नहीं दे रहा। तो V इक्वल्स टू VL प्लस VC, बात सही है भैया। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ही तो डिफरेंट हो रहा है, मतलब टोटल वोल्टेज किसका सम होगा, इसका वोल्टेज का सम प्लस इसका वोल्टेज का सम। आप इसको वैसे भी समझ लो, टोटल वोल्टेज क्या होगा, VM, ठीक है ना। तो देखो VL जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपन को पता है LdI/dt से देते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IDT, ठीक है ना। हालांकि इसका कोई काम नहीं, अपन इसको हमेशा VC लेके चलेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये 1/C IDT कैसे आया। देखो कैपेसिटर के अलॉन्ग जो करंट होता है ना, वो होता है I इक्वल्स टू C dV/dt। ये V की जगह मैं VC ले रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है ना। अब देखो अपन को क्या चाहिए, VC, ठीक है ना। तो ये DT इधर जाएगा और ये C भी इधर जाएगा, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया 1/C IDT, और यहाँ पे क्या हो गया dV बचा था। अब मैंने ये इंटीग्रेशन कर दिया ताकि मुझे क्या चाहिए, टोटल V मिल जाए। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया 1/C इंटीग्रेशन IDT। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है ना। अब अपना ये जो एक्सप्रेशन आ गया, इसमें अपन को DI/dt की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। इसकी जगह मैं हमेशा VC ही लेके चलूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे VC ही तो कैलकुलेट करना है। इसको भी मैं VC की टर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कैसे, DI/dt है, अपन को पता है करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, dQ/dt। फ्लो ऑफ चार्ज का रेट ऑफ चेंज को ही अपन करंट बोलते हैं। और Q इक्वल्स टू कितना होता है, CV, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखो, मतलब CVC, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के अलॉन्ग है। तो Q की जगह वैल्यू रख दो CVC, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, C जो तो है वो कांस्टेंट आया, बाहर आया, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया C dV/dt, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे रख दो, इसमें अपन को I का भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। अभी अपने पास I की वैल्यू आई, तो इसको यहाँ पर रखो, ठीक है ना। देखो d/dt, अब I की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी C dV/dt, ये V मतलब VC, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया d²dt²/VC। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, V इक्वल्स टू LC d² प्लस VC। अब देखो इसका अपन को लेना है लाप्लासे ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लासे ट्रांसफॉर्म जिनको नहीं आता वो यहाँ से थोड़ा सा सीख लो। अगर कोई फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना, तो उसका लाप्लासे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा VS, ठीक है ना। अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा S इंटू VS, ठीक है ना। डबल डिफरेंशिएशन होगा तो S² VS, और अगर कोई कांस्टेंट है तो अपॉन में S आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो मैंने था मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट थी, तो अपॉन में S, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन था तो S² आना है, और ये VC की जगह VCS, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम था, और ये VC फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसकी जगह VCS, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, VC, जो कि अपन को कैलकुलेट करना था। ये देखो ये VC कॉमन ले लिया, अब बाकी सारी टर्म्स इधर जाएगी। तो देखो VC इक्वल्स टू क्या बना, V/S, और ये वाली टर्म, ठीक है। अब देखो इसको अच्छा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन को पता है ω/n इक्वल्स टू 1/LC। तो देखो LC की टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से LC कॉमन लेते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया सी टर्म बनी, V/, यहाँ से LC कॉमन लिया तो LC बाहर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा S², और यहाँ पे प्लस 1/LC, ठीक है। अब 1/LC की जगह क्या रख देंगे, ω², और यहाँ पे भी 1/LC है, तो ऊपर ω² आ जाएगा, क्योंकि ये LC हट जाएगा, ये 1/LC तो है, ठीक है। तो ये देखो ये बढ़िया सी टर्म बन गई, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या फिर अपना रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये आ गया। अब इसका अपन को वापस से क्या लेना है, इनवर्स लाप्लासे ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं, टेकिंग इनवर्स लाप्लासे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये ले रहा कांस्टेंट V को मैंने बाहर रखा। अब देखो इसका इनवर्स लाप्लासे ट्रांसफॉर्म लेना है ना, तो इसको अपन को पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसा कैसा लिखा, एक की जगह लिखा A/S, क्योंकि सिंगल क्वांटिटी, ये क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा BS प्लस C, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ω² तो मैंने ऐसे लिख दिया, और बाकी LCM लेके ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो फिर ये
एस स्क्वायर के कोफिशिएंट ए प्लस बी, यहाँ पे एस स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 है तो ए की वैल्यू 1, यहाँ पे एस कुछ है नहीं तो सी की वैल्यू 0। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे करके आई, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू माइनस बी और ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट करी, ठीक है ना। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बना वो कितना बना 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसका लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म 1/s का इनवर्स लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म होता है 1 और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म होता है cos ओमेगा नॉट टी। अब ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की, ठीक है ना। यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू जो अपन ने पता पहले ही देख ली थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC, या फिर उसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख लो 1/2π√LC, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही होगी 2πf होती है, वहाँ से ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब देख लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपने पास ये आके आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये जो V है ये क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड या फिर क्रेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। अभी देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म कितनी होगी 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होगी, या फिर मैं बोल दूँ जब जितनी ज़्यादा ये वाली टर्म जो माइनस में 1 के माइनस में ये वाली टर्म जितनी ज़्यादा मिनिमम जाएगी ना, उतनी ज़्यादा मैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अपन को पता है कॉज की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमम कौन सी होती है -1, तो कॉज ओमेगा टी की जगह क्या रख दो -1। तो ये देखो -1 कितना बना, ट्वाइस ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होती है, ट्वाइस ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है ना, फेस न्यूट्रल वोल्टेज वैल्यू, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पे, अगर ये आपसे पूछे तो कॉज ओमेगा टी की वैल्यू -1 होने पे आई। कॉज ओमेगा टी की कॉज की वैल्यू -1 होती कब होती है, जब पाई पे होती है, मतलब ओमेगा टी की जगह कब क्या पढ़ाओ, पाई पढ़ाओ। ये तो आपको पता ही होगी यार, मैं तो आपको ठीक है एक बार बता दे रहा हूँ। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा की जगह मैं लिख दूँ 1/√LC, तो रेसिप्रोकल होकर √LC बनेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा कि इस वैल्यू पे रीस्ट्राइकिंग की वोल्टेज मैक्सिमम होगी। सॉरी। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि एनर्जी ऑसिलेट करती है, ठीक है ना। तो देखो एनर्जी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये जो ऑसिलेशन है ना, ये डाई भी करेगा, क्यों, क्योंकि सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है और इवन इस इंडक्टर की कॉइल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जब ये कैच खेल रहे होंगे एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी क्या होगी, हीट की फॉर्म में डिसिपेट भी हो रही होगी। तो ये ऑसिलेशन क्या करता है, डाई आउट भी करता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी और ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता रखा है। आपको बताइए सिस्टम वोल्टेज है, ये आर्क वोल्टेज है जिसने फॉल्ट करंट को मेंटेन किया था, और जैसे ही नेचुरल जीरो आया ये वोल्टेज क्या करा, शूट करा। और कितना शूट करा, इसकी पीक कहाँ पे आई रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना। उसके बाद ये डाई आउट किया, क्यों, क्योंकि सिस्टम का रेजिस्टेंस भी था और वापस से किस में आया, नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज पे आएगा जिसकी वैल्यू V max थी, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।